कहानी शुरू होती है जूनियर बीस्ट टेमिंग स्कूल से, जहां स्टूडेंट को अपकमिंग बीस्ट मास्टर एग्जाम के बारे में बताया जाता है, जो सिर्फ एक हफ्ते दूर होता है। कल का दिन था उनके लिए जो बेहद क्रूशियल था, क्योंकि बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन का असेसमेंट का दिन होने वाला था। क्लासरूम के अंदर टीचर स्टूडेंट को कांग्रेचुलेट करता है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले बीस्ट के साथ कॉन्टेक्ट होम कर लिया था। वह उन्हें अच्छे से आराम करने और पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देने के लिए सलाह देता है, ताकि वो अच्छे रिजल्ट को हासिल कर सकें। सलाह देने के बाद वह क्लास को डिसमिस कर वहाँ से चला जाता है। बाद में कुछ स्टूडेंट आपस में अपकमिंग असेसमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट अपनी नर्वसनेस को बताने लगता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट बोलता है और उसे रीअश्योर करता है कि उनकी स्किल्स जो हैं शायद अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बनने के लिए काफी हो सकती हैं, लेकिन हायर बीस्ट मास्टर एकेडमी में एडमिशन लेना बेहद चैलेंजिंग हो सकता है और कुछ स्टूडेंट तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी बीच एक कॉन्फिडेंट लड़का अपने एम्बिशियस को शेयर करता है। उसका सपना था कि वह बीस्ट टेमर एकेडमी, जो कि नियांग सिटी में मौजूद है, उसमें एडमिशन ले। वो बताता है भले ही वह टॉप टियर एकेडमी ना हो, लेकिन उसे लगता है कि उसकी एबिलिटीज वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। इसके विपरीत हम एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा डरा हुआ देखते हैं। वो कहता है अगर वह अप्रेंटिस एग्जाम में फेल हो गया तो उसे एक साधारण और मीडियोकर लाइफ बितानी पड़ेगी। जिसके बाद हम हमारे एमसी लिन को देखते हैं। वो भी बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला था। असल में हमें बताते हैं हमारा जो एमसी है वो एक टाइम ट्रेवलर होता है, जो सिर्फ एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया में आया था। टाइम और स्पेस को पार करके एक शरीर को टेक ओवर कर लिया था। जैसे जैसे वह अपने नए होस्ट की मेमोरी सॉर्ट करता जाता है, उसे इस दुनिया के डार्क हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और वो बताता है सैकड़ों साल पहले एक कैटोप्रेस्टिक इवेंट हुआ था, जहाँ पर डायमेंशनल रिप खुल गए और उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर जो फ्यूरियस बीस्ट होते हैं इस दुनिया में अपीयर होना चालू हो गए। इस डिजास्टर्स के बावजूद ह्यूमैनिटी ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने काफी ज्यादा फियर्स लड़ाई लड़ी और इन दी एंड इन बीस्ट को टेम करने के जो रास्ते थे उन्हें खोज निकाले। धीरे धीरे ये जो पावरफुल मॉन्स्टर थे उनके पावरफुल एलाइज बनते गए और उन्हें सर्वाइवर के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित हुए। इसी क्वेस्ट से बीस्ट टेमर और यहाँ पर बीस्ट मास्टर नामक का जो प्रोफेशन था वो अपीयर होना चालू हो गया, जिसने दुनिया के एक महत्वपूर्ण प्लेस को पा लिया था। ये लोगों अपनी पोटेंशियल के कारण हाईली रिस्पेक्टेड किए जाते हैं, क्योंकि वे पावरफुल बीस्ट को टेम और कंट्रोल कर सकते थे। इसी दौर में बीस्ट टेमर को पावर, स्टेटस और अथॉरिटी का स्टेटस माने लगा था। जो भी व्यक्ति समाज में अपनी पोजीशन को उठाना चाहता था उनके लिए बीस्ट मास्टर बनना अल्टीमेट गोल होता था, क्योंकि यह एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं था बल्कि समाज में एलाइट क्लास तक पहुंचने का एक गोल्डन टिकट भी था। जो यूथ होते हैं उनका एक ही गोल था, जो कि स्पीड मास्टर बनने का था, पावर और स्टेटस को बनाने का था। जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तभी वह अपने पहले बीस्ट के साथ कांटेक्ट कर सकता है। उसकी सोल स्ट्रेंथ यह तय करती है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल क्रिएचर को टेम कर सकते हैं। जिनकी सोल ज्यादा स्ट्रांग होती है वो ज्यादा हाई लेवल के बीस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनका स्टेटस और पावर बढ़ जाता है। लिन सोचता है भले ही बीस्ट टेमर बनना एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें उस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती। असल में जिस शरीर को उसने टेक ओवर किया था उस लड़के ने पहले ही एक हार्मलेस लिटिल स्नोबॉल बीस्ट से कांटेक्ट कर लिया था। एक ऐसा बीस्ट जो सिर्फ क्यूट लगता है लेकिन कॉम्बैट में पूरी तरीके से यूजलेस है। वो फाइट करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये देखकर उसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ये बीस्ट सिर्फ एक कमजोर पैर था, ना तो ये लड़ सकता है और ना ही इवॉल्व हो सकता है। ज्यादातर बीस्ट मास्टर अपने स्टेटस और पावर को बढ़ाने के लिए पावरफुल बीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगता है कि क्या वह इस दुनिया में एक ऑर्डिनरी मीडियोकर लाइफ जीने वाला है। वह खुद को अनलकी महसूस करता है। उसे लगता है कि बाकी टाइम ट्रेवल्स को इम्प्रेसिव पावर और इमेंस पावर मिलती है या पर वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एबिलिटीज मिल जाती हैं, लेकिन उसे सिर्फ एक बेकार स्नोबॉल मिला था। वह सोचता है कि आखिरकार उसकी इतनी ज्यादा खराब किस्मत कैसे हो सकती है। उसी समय उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट उसके पास आते हैं। वे उसे मॉक करने लगते हैं, मतलब कि मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे बीस्ट मास्टर बनने की चिंता को छोड़ देना चाहिए। वे मजाक उड़ाते हैं कि उसके स्नोबॉल बीस्ट से यूज करने के बाद उसके सबसे अच्छी यूटिलिटी यही होगी कि वह किसी मॉल के बाहर आइसक्रीम बेचने का काम करने लगे। कोई एक और बंदा सार्कास्टिकली कहने लगता है कम से कम तुम आइस मटेरियल को तो बेच सकते हो, साथ ही में आइस्ड मिनरल वाटर को भी बेच सकोगे, थोड़े बहुत तो तुम कमा ही लोगे। लिन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए अपने आप को शांत कर लेता है। तभी अचानक एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो कहता है कि सिस्टम चार्जिंग और सिस्टम सक्सेसफुली अटैच्ड। एक चमकती हुई स्क्रीन उसके सामने अपीयर हो जाती है जिस पर लिखा था अचीवमेंट सिस्टम सक्सेसफुली लॉन्च्ड। हमारा एमसी चौंक जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद वह उसकी गोल्डन फिंगर हो सकती है, वही चीट एबिलिटी जो ज्यादातर इसी का ट्रेवल्स को मिलती है। वह सोचता है क्या यह सिस्टम चार्ज हो रहा है, इतनी देर से एक्टिवेट हुआ है। सब कुछ बदल जाता है जैसे ही सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिवेट होता है। वह खुशी से चिल्ला उठता है, यह हेवनली साउंड इतना ज्यादा अमेजिंग लग रही है। वह अपने स्टेट्स को देखता है। फिजिक स्पिरिट लेवल जो होती है वो बिलो एवरेज होती है। उसके पास एक पेट बीस्ट होता है जो लिटिल स्नोबॉल था। अचीवमेंट और टेक्निक कुछ भी नहीं होती। सिस्टम उसे समझाता है कि वह अचीवमेंट और बोनस
बोनस आइटम अर्न कर सकता है जो उसे स्पेशल टास्क कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। ये अचीवमेंट पॉइंट उसे बीस्ट की ग्रोथ बढ़ाने पर, स्किल अनलॉक करने और बीस्ट मास्टर एट्रीब्यूट इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। लिन इस आइडिया से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। अब वह अपने पेट बीस्ट लिटिल स्नोबॉल पर ध्यान देता है। सिस्टम रिवील करता है कि आइस एट्रीब्यूट का रैंक 1 स्टेज 1 का बीस्ट है। इसकी ग्रोथ रेट अभी 23 पॉइंट पर है और इसका एकमात्र स्किल है जो कि कोल्ड एयर ब्रीथ होता है। सिस्टम यह सभी चीजें उसे बता रहा था कि यह ग्रोथ फाइटिंग या फिर एनर्जी रिच आइटम खाने से बढ़ सकती है और यह एक 100% ग्रोथ तक पहुंच जाएगा तो इवॉल्व कर सकता है। यह सुनने के बाद लिन पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि उसका स्नोबॉल बीस्ट कभी भी इवॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम ने उसे एक नई रियलिटी रिवील की थी। सिस्टम उसे 2 एवोल्यूशन पाथ दिखाता है। पहले पर जायंट रूट मिली कॉम्बैक्ट और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, लेकिन आइस एलिमेंट की कंट्रोल कमजोर हो जाती है। अगला फॉर्म स्नो मॉन्स्टर होगा जो रैंक 5 तक इवॉल्व हो सकता है। लेकिन दूसरे नंबर पर क्यून रूट होता है। आइस एलिमेंट की एफिनिटी और स्पेल कास्टिंग एबिलिटी बढ़ती है, लेकिन मिली एट्रीब्यूट कमजोर हो जाते हैं। इसे इवॉल्व करने पर अगला फॉर्म आइस क्रिस्टल स्पिरिट होगा जो किंग रैंक तक इवॉल्व कर सकता है। लिन को समझ आ जाता है कि उसका स्नोबॉल एक्चुअली में एक हिडन एवोल्यूशनरी पोटेंशियल रखता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसे किसी मॉल के बाहर आइसक्रीम बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि शायद वह सच में एक बीस्ट मास्टर बन सकता है। एमसी किंग रैंक तक पहुंचने की पोटेंशियल रखता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तों को पूरी करनी थी। 100% ग्रोथ रेट हासिल करना था, आइस एलिमेंट एसेंस तक एक रेयर मटेरियल स्पिरिट जेड उसे प्राप्त करना था। और इस चीज को देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत एक्शन लेने का फैसला कर लेता है। उसने सोचा कि अचीवमेंट पॉइंट का इस्तेमाल करके लिटिल स्नोबॉल को अपग्रेड किया जाए ताकि उसकी ग्रोथ तेज हो सके। सिस्टम ने कुछ अचीवमेंट की लिस्ट थी, जैसे पहली बार पेट बीस्ट को कांटेक्ट करना, बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट पास करना और बीस्ट एकेडमी में एनरोल होना। हर अचीवमेंट के लिए उसे रिवॉर्ड दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल केवल पहली अचीवमेंट का रिवॉर्ड अवेलेबल था। जैसे ही उसने रिवॉर्ड को क्लेम किया उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट मिल जाते हैं और एक स्पिरिट क्रिस्टल भी मिल जाता है। खुशी से भरकर एमसी तुरंत स्नोबॉल को अपग्रेड करने के बारे में सोचने लगता है। जैसे ही उसे अचीवमेंट पॉइंट इस्तेमाल किए, ब्राइट लाइट से घिरा स्नोबॉल चमकने लगता है और सिस्टम ने अनाउंसमेंट किया कि जो लेवल अप होता है स्नोबॉल का वो हो चुका था। अब लिटिल स्नोबॉल रैंक 1 स्टेज 2 तक इवॉल्व हो चुका था और उसका ग्रोथ रेट 100% पर पहुंच चुका था। एमसी यह देखकर खुश हो जाता है कि उसकी मेहनत और सिस्टम की ताकत सच में रियल थी। लेकिन जैसे ही वह लेवल अप के स्पेशल इफेक्ट को देखता है उसे लगता है कि यह थोड़ा ऑर्डिनरी है। वह हंसते हुए कहने लगता है कि एक F क्लास बीस्ट के लिए ये काफी ज्यादा सही हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए लिटिल स्नोबॉल को 20 आइस एलिमेंट एसेंस और एक स्पिरिट जेड्स चाहिए था जो बेहद रेयर आइटम और एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बावजूद उसने फैसला किया कि वह इस रिसोर्स को जरूर हासिल करेगा। इसके लिए उसे पैसे जोड़ने होंगे और इसके लिए अगले दिन वो पेट शॉप जाने का प्लान बना लेता है। जैसे ही वह अगले दिन स्कूल में जाता है उसका एक क्लासमेट ने उसे फिर से मजाक उड़ाने लगता है, तेरा स्नोबॉल बस आइसक्रीम बेचने के लिए ठीक है। लेकिन एमसी ने इन तानों को नजरअंदाज कर दिया था और लिटिल स्नोबॉल को दिलासा दिया और खुद से कहा, कल का बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट उन सबको जवाब देने वाला है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़का जिसका नाम जियांग हाओ, जो जियांग फैमिली से था, जो कि जियांगनिंग सिटी के सबसे दूसरी बड़ी फैमिली थी, उसने ट्रेस कहा। लेकिन एमसी कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है कि जो बीस्ट मास्टर फाइनल एग्जाम है वो यह सब चीज को तय करने वाला है कि असली में जो ट्रेस है वो कौन है, मैं या फिर तुम। एक और क्लासमेट उसकी बातों पर हंसने लगता है और कहने लगता है और कहता है कि तुम सिर्फ आइसक्रीम बेचने का काम ही कर सकते हो। तभी एक लड़की गोएन बीच में आ जाती है और जियांग हाओ को चेतावनी देती है कि वह लिन का मजाक उड़ाना बंद कर दे। जियांग हाओ ने गोएन को देखकर थोड़ा एक्ट किया, लेकिन फिर भी उसे लिन को डायरेक्टली इंसल्ट किया। उसने गोएन से कहा कि हायर स्टेटस वाले लड़कों के साथ तुम्हें रहना चाहिए, इस जैसे लड़के के साथ घूमना बंद कर दो। लिन ने गोएन को शांत रहने के लिए कहा और वह कहता है कि सच सामने आने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर लिन पेट स्टोर पर पहुंच जाता है और देखता है कि इवोल्यूशन मटेरियल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वह सोचता है कि उसकी महीनों की सेविंग एक ही बार में खत्म होने वाली है। शाम को जब वह घर लौटता है तो ज्ञान उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। गोएन की माँ ने उसे बुलाया था, लेकिन लिन कहता है कि मैं बाद में कब आऊंगा। बातचीत के दौरान गोएन ने बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट के बारे में पूछा कि क्या वह उसके साथ जाएगा, तो लिन ने कहा कि उसे भी परीक्षा में भाग लेना है। गोएन यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने के लिए एनकरेज करती है, खास करके जियांग हाओ के सामने। घर पहुंचकर हम लिन को देखते हैं, वो लिटिल स्नोबॉल को एवोल्यूशन मटेरियल खिलाने की तैयारी करने लगता है। उसे कहता है रिलैक्स, कोई और इन चीजों के लिए तुमसे कंपटीशन नहीं करने वाला। जैसे ही लिटिल स्नोबॉल ने आइटम कंज्यूम किए वह चमकने लगा और अचानक एनर्जी ब्रस्ट हो गई। लिन पीछे हट जाता है और सोचता है ये सच में हो रहा है। लिटिल स्नोबॉल ने आइस क्रिस्टल स्पिरिट का रूप ले लिया था, जो कि रैंक 2 स्टेज 2 का बीस्ट बन गया था। अब उसके पास नई स्किल थी जिसका नाम एसेल और एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन होता है। सिस्टम ने उसे बताया कि उसकी अगली इवोल्यूशन स्नो मैडन होने वाली है और उसके लिए उसे और भी ज्यादा रेयर मटेरियल चाहिए होंगे। लिन यह देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसकी जर्नी का जो टर्निंग पॉइंट था वो
स्टार्ट हो चुका था। उसने स्नोबॉल को उठाया और वो महसूस करता है कि जो ठंडक थी वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी, उसे शिवरिंग होने लगी थी। लेकिन वह खुश था और वह अब सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। अचीवमेंट नोटिफिकेशन आ जाता है, उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट मिल जाते हैं और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल भी मिल जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर सिस्टम ना होता तो कोई भी इतने रेयर मटेरियल को ए क्लास बीस्ट को खिलाने की हिम्मत नहीं करने वाला था। लेकिन उसने सही फैसला किया। अब वह अगले चैलेंज के लिए पूरी तरीके से तैयार था। लिन के सामने दो चमकते हुए क्रिस्टल अपीयर हो जाते हैं, एक स्पिरिट क्रिस्टल और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल होता है। स्पिरिट क्रिस्टल उसकी मेंटल पावर को बढ़ा देता है, जिससे वह ज्यादा और हाई लेवल के पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जबकि स्ट्रेंथ क्रिस्टल उसकी फिजिकल पावर को बढ़ा देता है, जो सर्वाइवर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना किसी हेजिटेशन के लिन स्ट्रेंथ क्रिस्टल को खा लेता है। जैसे वह उसे एब्जॉर्ब करता है, उसके शरीर में एक जबरदस्त पावर दौड़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर ट्रांसफॉर्म के दौरान से गुजर रहा है और उसकी अपीयरेंस पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल दिखने लगती है और उसके चारों ओर एक पावरफुल ऑरा अपीयर हो जाता है। सिस्टम पैनल उसकी अपडेटेड स्टेट्स को दिखाता है। फिजिकल 1 से बढ़कर 2 हो चुकी थी, स्पिरिट 0.8 से बढ़कर 1.8 हो चुकी थी, स्पिरिट पावर 80 से बढ़कर 180 हो जाती है। स्नोबॉल का रैंक आइस क्रिस्टल स्पिरिट रैंक 2 स्टेज 2 हो चुका था। अचीवमेंट पॉइंट 123 तक बढ़ चुके थे। एमसी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उसने नई पावर को टेस्ट करने के लिए हवा में एक पंच मारता है और महसूस करता है कि अब उसे कोल्ड का जो फीलिंग है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। उसके शरीर के लिए एक पावर है वो अपीयर हो चुकी है, जो उसकी पोटेंशियल में काफी ज्यादा इंक्रीज दिखाती है। दीवार पर जो जोरदार मुक्का मारते ही हम देखते हैं दीवार के अंदर एक गहरा होल हो जाता है। वह सोचता है कि डेंजरस सिचुएशन में जो फिजिकल पावर है वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, भले ही कोई अपने पेट पर निर्भर क्यों न करता हो। इसी बीच हम देखते हैं स्नोबॉल उसके पैर से लिपट जाता है और प्यारी आवाज निकालने लगता है। लिन हंसने लगता है और अगला कदम उठाने का फैसला करता है। वह कॉन्फिडेंस से कहने लगता है हमें अपनी पूरी पावर को लगाना होगा और अपने सभी अचीवमेंट पॉइंट इस्तेमाल करने का निश्चय कर लेता है। जैसे ही वह अपनी पावर स्नोबॉल में चैनल करता है, उसके चारों ओर एक चमकदार लाइट फैल जाती है। सिस्टम अपग्रेड करने की नोटिफिकेशन दे देता है। सिस्टम अब रैंक 1 स्टेज 2 तक पहुंच चुका था, मतलब कि जो स्नोबॉल था वो फिर से अपग्रेड हो चुका है। 100% ग्रोथ रेट के साथ लिन अपने 123 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करता है और उसने स्नोबॉल को रैंक 2 स्टेज 4 तक इंक्रीज कर लिया था और उसकी ग्रोथ अब 24% हो चुकी थी। हम देखते हैं जो स्नोबॉल था अब एक लाइटफुली और पावरफुल ऑरे के साथ खड़ा होता है, जो अपनी इनफाइनाइट पावर को अपीयर कराता है। लिन एक हल्की सी मुस्कान के साथ सोचने लगता है कि अब वह एडवांस एसोसिएशन में जाएगा, जो लोग उसके ग्रोथ को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। अगले दिन लिन अपनी बहन गोएन के साथ शहर की भीड़ बड़ी सड़कों पर निकल गया था। गोएन उससे पूछती है क्या तुम तैयार हो? लिन कहता है कॉन्फिडेंस के साथ, ना केवल मैं तैयार हूँ, मैं काफी ज्यादा डिटरमाइंड हूँ। आज वह बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन हासिल करके ही रहेगा। गोएन उसकी मोटिवेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी और कहती है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा बदल चुके हो। पहले के जो तुम थे इस तरीके से कभी बात नहीं किया करते थे। लिन मुस्कुराता है और जवाब देता है कि लोग बदलते रहते हैं। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट उन्हें देखते हैं। एक गोएन को पहचान कर कहता है भाई तो फिंगाई नंबर 1 मिडिल स्कूल की टॉप स्टूडेंट है, लेकिन यह हमेशा उस लूजर के साथ क्यों घूमती रहती है? एक और लड़का कहता है कल जियोंग ने गोएन को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। एक लड़की गुस्से में कहती है गोएन मैं ऐसा क्या खास है, सब उसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। तब एक लड़का उसे चुप करा देता है और कहता है धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। लिन यह सब सुनकर मन में सोचने लगता है कि गोएन उसकी कजन है, लेकिन उसे दूसरों की जो सोच है उसकी कोई परवाह नहीं है। क्वालिफिकेशन असेसमेंट के पहले गोएन उससे पूछती है कि क्या तुम सच में क्वालिफिकेशन असेसमेंट में लिटिल स्नोबॉल को इस्तेमाल करने वाले हो? लिन मुस्कुराते हुए कहने लगता है ऑफ कोर्स, डोंट अंडर एस्टिमेट लिटिल स्नोबॉल। गोएन मजाक में कहने लगती है अगर तुम पास हो जाते हो तो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। एमसी हंसते हुए हल्के से गले लगा लेता है, जिससे गोएन चौंक जाती है। वह हड़बड़ाकर कहने लगती है अरे छोड़ो ना, और बताती है कि वह एक दुकान में जाना चाहती है जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अचानक एक लड़की गुस्से से चिल्लाती है गोएन रुक जाओ यहाँ पर, और वह गोएन को यहाँ पर कहने लगती है तुमने मेरा बॉयफ्रेंड को चुरा लिया था। गोएन शांत स्वर में उससे कहती है तुम कौन हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? वो लड़की उससे कहने लगती है जोएंग, तुमने पहले उसे सेड्यूस किया जिसके बाद तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। गोएन इंटरेस्टेड होकर कहने लगती है मैंने उसे सीधे मना कर दिया था और इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे भी वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एक मस्कुलर लड़का गोएन को कंधे को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम मुझे सीरियस नहीं ले रही हो, मैंने क्या तुम्हें जाने की परमिशन दी? हम गोएन को देखते हैं, उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कोल्ड तरीके से कहने लगती है मुझे छोड़ो। उसके चारों ओर एक काफी ज्यादा मैनियंस तरीके का ऑरा फैल जाता है जो कि किलिंग इंटेंट की तरह लग रहा था, जिससे लड़का एक पल के लिए तो सहम जाता है, मगर गुस्से में वह हाथ उठाकर गोएन के ऊपर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लिन बीच में आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, वो भी काफी ज्यादा आसानी से बिना कोई एफर्ट लगाए। सभी हैरान रह जाते हैं और जो गोएन थी वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। लड़की गुस्से में चिल्लाती है भाई ऐसे सबक सिखा दो, ये एक लूजर है, कुछ भी नहीं कर सकता। लड़का लिन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, पहले अपनी हालत तो देखो, तुम तो लूजर हो, हीरो बनने की कोशिश
बिल्कुल भी मत करो। लिन का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और एक ही झटके में वह लड़के को जमीन पर उठाकर फेंक देता है। लड़का जमीन से टकराते हुए जोर से क्रैश की आवाज आती है, जिसके बाद वह काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। उसकी बहन चीखती है, भाई क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? लिन अपनी जगह ठीक करते हुए काल्म तरीके से कहता है, मैं उसका भाई हूँ, अगर कुछ चाहिए तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए। गुआन दूर से सभी चीजों को देख रही थी और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। बस सोचती है कि ऐसा लगता है जो ब्रदर लिन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लड़का शर्मिंदा और गुस्से में कहता है कि बच्चे अब तो तेरा काम तमाम होने वाला है। वह फिर लिन पर हमला करने के लिए घोस्ट बुल समन कर लेता है, जो कि उसका बीस्ट रहता है और जो रैंक 2 स्टेज 1 का बीस्ट है, जिसकी स्पेक्ट्रिकल प्रेजेंस काफी ज्यादा खौफनाक होती है। लड़का कॉन्फिडेंस के साथ हंसने लगता है, अब तू देख मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। लिन अभी भी कुछ नहीं कह रहा था, तभी गुएन सिचुएशन को देखकर कहने लगती है और समझ जाती है कि उसका पेट बीस्ट सिर्फ रैंक 1 स्टेज 7 पर है, जो उसके रैंक 2 स्टेज 1 बीस्ट के साथ नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उनके बीच में पावर गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वह मानती है कि जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है, लेकिन वो फिर भी लड़ने का फैसला कर लेती है, क्योंकि और कोई उनके पास रास्ता ही नहीं रहता। जैसे गुएन तैयार होकर सामने के लिए बढ़ने लगती है, तभी वह देखती है कि लिन आगे बढ़ जाता है और वह हैरानी से पूछती है, क्या तुम क्या करने जा रहे हो? लिन पीछे मुस्कुराते हुए देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। गुआन उससे पूछने लगती है, क्या तुम लिटिल स्नोबॉल के साथ उसके साथ फाइट करने वाले हैं या पर उसके पास कोई स्ट्रेटजी मौजूद है? लिन मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन असेसमेंट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अभी जो सामने वाली लड़की थी वो लिन का मजाक उड़ाती है और कहती है, क्वालिफिकेशन? तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन मौजूद नहीं है, तुम बस एक लूजर हो। और वह उसका मजाक उड़ाते जा रही थी, तुम जैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? वह अपने भाई से कहती है, इसे जरा तुम रियलिटी दिखाओ कि आखिरकार असल जिंदगी कैसी होती है। लड़का लिन की कॉन्फिडेंस को देखकर भी काफी ज्यादा केयरलेस हो जाता है और अपने गोस्ट बुल को हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है। जो बुल्फ था वो बिजली की पावर के साथ काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लिन अभी तक शांत रहता है। उसका हाथ हम देखते हैं पावर के कारण चमकने लगता है। जैसे ही गोस्ट बुल उस पर हमला करता है, अचानक से स्नोबॉल उसके सामने अपीयर हो जाता है और पूरी जगह कोल्ड आइस से भर जाती है। सब कुछ जमने लगता है, यहाँ तक कि जो बुल्फ गोस्ट था वो भी। लड़का और लड़की यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। गुआन खुद भी अपने मन में सवाल करने लगती है, क्या सच में स्नोबॉल है और क्या इतने ज्यादा वो पावरफुल भी हो सकता है? तो लिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, स्नोबॉल इवॉल्व हो चुका है। लड़का अपने गोस्ट बुल को फिर से हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है, लेकिन अब स्नोबॉल पूरी तरीके से बदल चुका था। वो अब एक आइस क्रिस्टल स्प्रिट बन चुका था और अपनी पावर रेसल को यूज करता है, जिस कारण से जो शार्प बर्फीले थ्रेड होते हैं वो निकलने लगते हैं। गोस्ट बुल पूरी तरीके से बर्फ में बदल जाता है। लड़का हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसका जो बीस्ट था वो अब मर चुका था। वह गुस्से से चिल्लाता है कि कैसे एक मेयर हाई स्कूलर पैट जो सिर्फ एक रैंक 1 स्टेज 9 पर है, वो रैंक 2 स्टेज 1 को बीस्ट को हरा सकता है और वो भी इंस्टेंटली उसे मार सकता है। वह घबराकर अपनी बहन से कहता है, हमें तुरंत निकलना होगा, क्योंकि हमने लिन और उसके बीस्ट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है। लेकिन लिन उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है और काल्मी तरीके से कहता है कि तुम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाते। लड़का और लड़की डर से कांपने लगते हैं। लिन एक और बड़ी आइसिल को यूज करता है, जिससे पूरा मैदान यहाँ पर बर्फ में ढक जाता है। अब लड़का पूरी तरीके से डर चुका था, वह सिर झुकाकर माफी मांगने लगता है, बिग ब्रदर लिन, मुझे माफ कर दो। लिन कहता है, माफी मांगना सही बात है, लेकिन तुम गलत इंसान से मांग रहे हो। लड़का तुरंत गुआन की तरफ मुड़ जाता है और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, ये फिर से कभी नहीं होगा। और जो लड़की थी वो अपने भाई की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। गुआन कोल्ड वे में कहने लगती है, चलो जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ पर इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लड़का तुरंत यहाँ पर हामी भरता है और अपनी बहन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लिन जिसके बाद अपने बीस्ट के पास आकर खड़ा हो जाता है, जो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल दिख रहा था। गुआन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुम एक रैंक 2 गोस्ट बुल को इतनी आसानी से हरा सकते हो, ये तुमने कैसे किया? क्या स्नोबॉल जो अब एक आइस क्रिस्टल बन चुका है और भी इवॉल्व कर सकता है? लिन काफी ज्यादा सीरियस स्वर में कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें जल्दी से क्वालिफिकेशन एग्जाम वेन्यू तक पहुंचना होगा, अदरवाइज हम लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इंपीरियल बीस्ट एसोसिएशन में क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए हम देखते हैं एक काफी ज्यादा विशाल इमारत दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। सभी ओरिजिन स्टोन के सामने खड़े होते हैं और वो हैरानी से उसे देख रहे थे, जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट था, जो उन्हें ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कियान और लिन से उसे ध्यान से देख रहे थे। गुआन उसकी विशाल साइज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन लिन कहता है, ये पहली नजर से कुछ खास नहीं लगता। जैसे ही क्वालिफिकेशन शुरू हो जाती है, लिन सोचता है यह साल का एक आखिरी असेसमेंट है और असफलता का मतलब बीस्टेमर बनने का सपना खत्म हो जाना। वह खुद से वादा करता है कि वह जरूर सफल होगा। एग्जामिनर सभी पार्टिसिपेंट को समझाता है कि हर किसी को एक ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, जिसपे लो, मीडियम, हाई और सुपीरियर रैंक होंगी। ये लेवल परीक्षा की कठिनाई मतलब की डिफिकल्टी और मिलने वाले रिवॉर्ड को बताने वाले हैं। ज्यादा उम्मीदवार जो होते हैं मतलब की पार्टिसिपेंट, वो लो और मीडियम को चुनते हैं। केवल एक ने हाई और एक ने सुपीरियर चुना था। भीड़ काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और हंसने लगती है। सुपीरियर लेवल सुनने वाला तो कोई पागल ही होने वाला है। लिन अपने मेडल पकड़कर मुस्कुराता है, जो भी मुझे चैलेंज करेगा वह इस साल इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में नहीं पहुंच पाएगा।
जो गियोन होती है वो समझ चुकी थी कि लिन ने ही सुपर डिफिकल्टी लेवल को सिलेक्ट किया है और वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाकर शॉक्ड हो जाती है। हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और वो कहती है अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में अप्लाई करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन लिन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था और वो उसे काल में रहने के लिए कहता है कि उसे अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। पास में खड़ी जो भीड़ होती है सोचने लगती है आखिरकार उसने सुपर डिफिकल्ट को क्यों चुना होगा। कई लोग तो कहने लगते हैं शायद उसने क्या कोई गलती कर दी या फिर उसने ओवर कॉन्फिडेंट के चलते एक मजाकिया गलती कर चुकी होगी। तभी एग्जामिनर वहाँ पर आ जाता है और लिन से सवाल करता है क्या तुम्हें पहले जो एडवाइस मिली थी क्या तुमने उसे इग्नोर कर दिया है। लिन तो हम देखते हैं वो अपने मेडल को काफी ज्यादा जोरों से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि उसने यह जो फैसला है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लिया है। हम एग्जामिनर का चेहरा देखते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो पूछने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सुपर डिफिकल्टी पास कर सकते हो। और हम लिन की आंखों में देख सकते हैं जो डिटर्मिनेशन थी वो साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिना इसके साय कह देता है ऑफ कोर्स मैं इसे पास कर सकता हूँ। जो एग्जामिनर था वो हंसने लगता है और कहता है यंग लोग अक्सर बड़े बड़े रिस्क लेने लगते हैं। फिर उसने सभी पार्टिसिपेंट की ओर देखा और अनाउंस कर देता है जो असेसमेंट है वो शुरू होने वाला है। सभी कैंडिडेट ओरिजिनल स्टोन के सामने चारों ओर मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। अचानक एक मिस्टिकल एनर्जी पूरे माहौल में फैलने लगती है। ओरिजिनल स्टोन तेजी से ग्लो करने लगता है। उसके अंदर से जो एनर्जी थी वो एक जबरदस्त लहर निकलने लगती है जो पूरे रूम को घेरने लगती है। हर पार्टिसिपेंट के चारों एक रेडियंट लाइट का जो स्पेयर टाइप का है वो बन जाता है जिससे उन्हें इंडिविजुअल ट्रायल की शुरुआत का जो संकेत है वो मिल सके। एग्जामिनर ने ओरिजिन स्टोन डिस्प्ले पर सभी पार्टिसिपेंट की जो सिचुएशन और एनर्जी लेवल है उन्हें एनालाइज करने के लिए चला जाता है। उसकी नजर खास तौर पर लिन के ऊपर टिकी हुई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लिन को देखते हैं वो अपने आप को एक मैसिव एरिना के अंदर पाता है। उसे तुरंत समझ आ चुका था कि वो ओरिजिनल स्टोन के वर्चुअल रिल्म के अंदर आ चुका है। रूल्स क्लियर कर देते हैं अगर यह किसी को चोट लग जाती है या उसको बीच टाइम मारा जाता है तो उसे रियल लाइफ में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इस एश्योरेंस ने सभी को पार्टिसिपेंट को बिना हेजिटेशन के अपने बीस्ट के साथ अपने पूरे फुल पोटेंशियल के साथ बेस्ट देने के लिए कॉन्फिडेंट आ जाता है। लिन ने कॉन्फिडेंस के साथ हंसते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर हो जाती है जिस पर लिखा था कि उसने सिस्टम रिलेटेड अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। वह हंसने लगता है और बोलता है काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। स्क्रीन पर उसका रिवॉर्ड शो होने लगता है जो 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक क्रिस्टल होता है। उसने तुरंत रिवॉर्ड को क्लेम कर लिया और सोचता है कि इस क्रिस्टल और पॉइंट ट्रायल के साथ ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। रिवॉर्ड क्लेम करते ही लिन ने देखा कि सिस्टम डिस्प्ले पर उसके एट्रीब्यूट बढ़ चुके हैं। उसके स्टेट्स में सिग्निफिकेंट बूस्ट आ जाता है और साथ ही उसके पेट बेस्ट लिटिल स्नोबॉल की एबिलिटीज भी एनहेंस की कर दी है। वह खुद से सोचने लगता है अब मेरी विक्ट्री के चांस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे ही उसने अपनी जो नई पावर है उन्हें महसूस किया एक भारी आवाज दरवाजे पर आने लगती है। एक हम जायंट बीस्ट एरिना में जो अपीयर हो जाता है। लिन और स्नोबॉल तुरंत केयरफुल हो जाते हैं। यह फायर बीस्ट था जिसका ये बॉडी होती है वो जलती हुई फायर के साथ घिरी हुई होती है। हमें बताते हैं यह रैंक 1 का स्टेज 1 का पेस्ट बीस्ट है जो आग उगलते हुए हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लिन ने इसे ऑब्जर्व किया और सोचा यह तो हाई डिफिकल्टी लेवल जितना टफ बिल्कुल भी नहीं लगता। अचानक फायर बीस्ट ने अपनी ब्लेजिंग अटैक लॉन्च कर दी। एक पावरफुल फेयर लास्ट लिन और स्नोबॉल की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहा था लेकिन लिन के चेहरे पर अभी भी कोई डर नहीं था। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने काउंटर अटैक करने का फैसला कर लिया। स्नोबॉल आइस क्रिस्टल चेन को अनलीश कर लेता है। स्नोबॉल ने अपने एवोल्व पावर का इस्तेमाल किया। जैसे आइस क्रिस्टल चेन लहराते हुए फायर बीस्ट से टकराया पूरा एरिया कोल्ड एनर्जी के कारण जम जाता है। स्नोबॉल ने अपने एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट किया और खुद को आइस स्पाइक से घेर लिया। उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्रॉस्ट एक्सप्लोजिव लॉन्च कर दिया जिससे पूरा एरिया बर्फ और मिस्ट से ढक जाता है। लिन ने कॉन्फिडेंट अंदाज में देखा और कहा कि जो आइस क्रिस्टल चेन है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है जैसा कि मैंने सोचा था। पहले स्टेज को पार करने के बाद लिन और स्नोबॉल अगले लेवल पर अपीयर हो जाते हैं। अगले एरिया में उसका सामने एक नए अपोनेंट से होता है जो एक स्केलेटन क्रिएचर था जो अजीब से कपड़े में लिपटा हुआ था। उसके चारों एक डार्क एनर्जी दिखाई दे रही थी। हमें बताते हैं वो एक रैंक 1 स्टेज 2 का अनडेड क्रिएचर होता है। यह क्रिएचर एक डरावनी आवाज के साथ आगे बढ़ने लगता है लेकिन लिन ने उसे देखकर बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती। वो छोटी सी मुस्कान देता है और सोचने लगता है यह शायद दूसरों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन उसके लिए सिर्फ एक वार्म अप है। दूसरी ओर एग्जामिनर पूरे ट्रायल का ऑब्जर्वेशन कर रहा था। उसके सामने ग्लोइंग मैप डिस्प्ले पर सभी पार्टिसिपेंट की सिचुएशन दिखाई दे रही थी। उसने लिन की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल दी और कहा पहले की जीत सिर्फ एलिमेंटल एडवांटेज की वजह से थी, असली चैलेंज अभी बाकी है। लिन और स्नोबॉल जल्दी से सेकंड स्टेज को भी पूरा कर लेते हैं तीसरे ट्रायल की ओर बढ़ते हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक नए एरिया में कदम रखा वहाँ पर एक बड़ा साया उनके ऊपर पड़ने लगता है। हमें बताते हैं वो एक रैंक 2 स्टेज 1 का प्लांट टाइप क्रिएचर होता है। यह एक ट्विस्टेड और फेयर्स अपीयरेंस वाला प्लांट बीस्ट होता है जिसकी आंखें हिप्नोटिक ग्लो कर रही थी। एग्जामिनर ने मैप की ओर देखा और मन ही मन कहा लिन का बेस्ट बीस्ट सिर्फ रैंक 2 स्टेज 1 पर है और इसका अपोनेंट को हराना लगभग इम्पॉसिबल के समान ही है। एरिना में प्लांट क्रिएचर ने तुरंत ही अपना हमला करना चालू कर दिया। अपने जायंट पंजों के जमीन पर डैमेज
करने लगता है, जिससे पूरा बैटलफील्ड हिलने लगता है। उसने अपने खतरनाक बाइंस स्नोबॉल को बल्कि बाइंस की मदद से स्नोबॉल को पकड़ लेता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन स्नोबॉल शांत रहता है। उसने अपनी एबिलिटी एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे एक जबरदस्त फ्रॉस्ट वेव चारों ओर फैल जाती है। पूरे बैटलफील्ड को बर्फ में की एक परत जम चुकी थी। प्लांट क्रिएचर की जो मूवमेंट थी वो भी धीमी पड़ जाती है। हालांकि क्रिएचर जोर से दहाड़ते हुए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लिन ने एक कॉन्फिडेंस इस्तेमाल के साथ टॉन्ट किया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्नोबॉल को एक पावरफुल अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जो कि एसिल था। उसके अटैक पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। प्लांट बीस्ट एक बर्फीले स्पाइक को देखता है कि उसके ऊपर जो स्पाइक्स थे एसिल पावर थी, उसकी बारिश होने लगती है। प्लांट बीस्ट जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे स्नोबॉल के एसिल अटैक से छल्ली होने लगता है और पूरा बैटलफील्ड अब एक जमी हुई एरिना में बदल चुका था, जिसका सेंटर में प्लांट बीस्ट फंसा हुआ था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। स्नोबॉल की फ्रॉस्ट और भी ज्यादा फैलने लगती है। देखते ही देखते पूरा प्लांट बीस्ट एक बर्गर के टुकड़े में बदल चुका था। वो पूरी तरीके से जम जाता है। वो पूरी तरीके से अब हिल भी नहीं पा रहा था और वो जितना भी चाहे संघर्ष कर ले, लेकिन जो बर्फीले स्पाइक्स थे उसकी बॉडी में काफी ज्यादा अंदर जाकर फंस चुके थे। आखिरकार हम देखते हैं जो स्नोबॉल था वो अपनी आखिरी बार के साथ प्लांट बीस्ट को पूरी तरीके से हरा देता है। लिन साफ होकर कहता है ये बैटल ओवर हो चुकी है और हमें बताते हैं जो तीसरी लेवल थी वो भी उसने पार कर ली थी। अब नोटिफिकेशन स्ट्रीम चमक उठती है। लिन ने तीसरी लेवल सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया था। अब सिर्फ 2 लेवल बचे हुए थे जिसे उसे पूरा करना था। दूसरी तरफ जो पार्टिसिपेंट पहले के लेवल को पार नहीं कर पाए थे वो हार चुके थे। वे अपने फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करने लगते हैं। मैं पेट बीस्ट को हराने ही वाला था। तभी एक पार्टिसिपेंट गुस्से में बोलने लगता है कि यह साल भी मैं फेल हो चुका हूँ। तभी हम देखते हैं एक और पार्टिसिपेंट काफी ज्यादा निराशा से अपने चेहरे को छुपा लेता है और वो रोने लगता है। लेकिन वहीं एक और जो पार्टिसिपेंट था वो काफी ज्यादा एक्साइटेडमेंट में चिल्लाने लगता है कि वो अब अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बन चुका है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शुरुआत चुनौती में ही रैंक 1 स्टेज 6 का पेस्ट बीस्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जीत हासिल कर ली और काफी लोग निराश थे, लेकिन काफी ज्यादा लोग खुश भी लग रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने जो 4th लेवल का बीस्ट था जैसे एमसी चैलेंज करने वाला था उसका नाम देख लेता है। जो BCS क्लब बीस्ट होता है पूरे हाल में एक टेंशन सा फैल जाता है। सन्नाटा फैली हुई थी। ये तो रैंक 2 पेस्ट बीस्ट है। अप्रेंट टेस्ट में इतना ज्यादा हाई लेवल बीस्ट क्या कर रहा है? इसे हराना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। 4th लेवल शुरू होते ही लिन और स्नोबॉल की ताकत जो थी सबके सामने अपीयर हो जाती है। उन्होंने हमले के काउंटर अटैक करते हुए अपोनेंट बीस्ट को पूरी तरीके से बर्फ में जमा कर एक मूर्ति बना दिया था, जिससे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। भीड़ में लोग हैरानी से पूछने लगते हैं आखिरकार ये लड़का कौन है? हमारे लोकल हाई स्कूल के जो सारे टॉप स्टूडेंट हैं मुझे पता है, लेकिन लिन की ताकत का कोई जवाब भी नहीं था और उसे उस बारे में कोई भी नहीं पता था। उसी वक्त गोन भी अपनी जीत का जश्न बना रही थी। वो भी अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बन चुकी थी, लेकिन उसकी नजर बार बार लिन पर चली जाती है कि क्या वो अभी भी फाइट कर रहा होगा। भीड़ मॉनिटर की ओर काफी ज्यादा आती जा रही थी। सभी की निगाहें लिन पर टिकी हुई थी। उसकी सुपर डिफिकल्टी पर 4था लेवल क्लियर कर लिया था। गोन की आंखें चमक उठती हैं और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से होने वाली मतलब की आ जाती है और वो कहने लगती है लिन तुम इसे कर सकते हो। अब हमें बताते हैं जो लास्ट राउंड था वो होने वाला था। अचानक एपियर एरिना में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रोड सुनाई देती है। एक विशाल सेबरटूथ लॉयन जो कि एक पावरफुल और फियर बीस्ट था उसके सामने आ जाता है और ये रैंक 2 स्टेज 5 का बीस्ट था और लोग कहने लगते हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। आखिरकार कोई न्यूबी इसे कैसे हरा सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। लिन अभी भी बिना डरे होकर उसे देखने लगता है और अंत में कहता है कि आखिरकार कोई मुझे वर्दी अपोनेंट मिल ही चुका है। स्नोबॉल अपने एजल अटैक को फिर से चार्ज करती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो सेबरटूथ लॉयन था अपनी लाइटनिंग स्पीड के साथ उसे डॉज कर ले और ये स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि उसे ट्रैक करना भी मुश्किल होते जा रहा था। लिन को यहाँ पर एहसास होता है कि इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। स्नोबॉल को एक सीधा बॉल लगता है जिससे उसकी हालत थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। सेबरटूथ लॉयन का ट्रेनर हंसते हुए कहने लगता है क्या तुम हार मान चुके हो? लिन गहराई से लड़ाई को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था। ये सच में स्नोबॉल पिछले काफी ज्यादा फाइट करने के बाद थक चुका है, लेकिन सिर्फ जो जीत होती है पावर के बलबूते पर तय नहीं की जाती है। इसमें एट्रीब्यूट, एनवायरनमेंट और स्ट्रेटेजी भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल काम करते हैं। सेबरटूथ लॉयन अपने अल्टीमेट अटैक को करने के लिए तैयार हो जाता है जो कि ग्लोइंग क्लॉ होता है, जिससे वो एक ही बार में ये मुकाबला खत्म कर देने वाला था। लेकिन लिन इस मौके का फायदा उठाकर कहता है ये अब टाइम होने वाला है। स्नोबॉल अपनी पूरी पावर को एकत्रित कर अपना आखिरी और सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक ईजल ब्रस्ट छोड़ देता है, जिससे काफी ज्यादा जो स्पार्क होते हैं वो सेबरटूथ लॉयन से टकरा जाते हैं। पूरे में ठंडी हवा और एक धूल का गुब्बारा से दिखाई देने लगता है जैसे की ब्लास्ट हुआ हो। भीड़ में सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, क्या ये मैच टाई हो चुका है? जब धूल छटती है सभी के होश उड़ जाते हैं। सेबरटूथ लॉयन जमीन पर गिर चुका था। उसके शरीर पर काफी ज्यादा बर्फीले स्पाइक चुभी हुई होती हैं और वो लोग कहने की कोशिश लेकिन वो हिलने की कोशिश कर रहा था। वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। जो लड़ाई थी वो एंड हो चुकी थी। एग्जामिनर सभी को बताता है और अनाउंस करता है कि जो लिन है उसने सेबरटूथ लॉयन को हरा दिया है और वो इस मुकाबले को जीत जाता है। इसमें कोई शक नहीं था कि जो लिन की असली पावर थी वो सबके सामने आ चुकी थी और उसने सुपर लेवल
लेवल डिफिकल्टी को भी क्लियर कर लिया था। सिस्टम उसे बताता है कि तुमने न्यू अचीवमेंट को अनलॉक कर लिया है, उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट मिल जाते हैं और एक स्किल फीचर भी अनलॉक हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है यह नई एबिलिटी क्या कर सकती है और उसे कैसे बैटल में इस्तेमाल किया जाए। उसने तुरंत सिस्टम पैनल को चेक किया जहाँ पर उसे 3 नई स्किल दिखाई देती हैं। आइस लॉक जो एक कंट्रोल बेस्ड स्किल है, आइस बैरियर जो डिफेंसिव टाइप की स्किल है और आइस स्पाइक जो कि एरिया बेस्ड अटैक होता है। लेकिन हर स्किल को अनलॉक करने के लिए अलग अलग अचीवमेंट पॉइंट की जरूरत होती है, उनका पोटेंशियल भी अलग अलग होता है। लिन चौंक गया था, उसे एहसास हुआ कि बाय एक्सेप्टेड लिमिट से ज्यादा स्किल को यहाँ पर इक्विप कर सकता है। आमतौर पर पेट बीस्ट जो स्किल होते हैं वो सिर्फ 2 बेसिक एबिलिटीज तक ही सीमित होते हैं, लेकिन अब उसके पास बैटल में मल्टीपल ऑप्शन थे। वो तीसरी एबिलिटी को भी यूज कर सकता था। वह अपनी करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए फैसला करता है कि भाई स्ट्रॉन्ग सिंगल टारगेट कंट्रोल स्किल को सबसे ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ेगी। एक्सट्रीम आइस लॉक को अनलॉक करने के लिए उसे 50 अचीवमेंट पॉइंट खर्च करने पड़ते हैं। पैनल ने उसकी पसंदी को कंफर्म करने के बाद उसे अनलॉक कर लेता है। तभी जो सैबर टूथ लॉयन था वो फिर से खड़ा हो जाता है और सैबर टूथ लॉयन अपनी पूरी ताकत के साथ लिन और उसके पेट बीस्ट पर अटैक कर देता है। लेकिन स्नोबॉल बिल्कुल भी नहीं हटता। उसने अपनी एनर्जी को एकत्रित कर पूरी तरीके से हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा जोरदार अटैक करता है। लेकिन तभी जो बैटल फील्ड के अंदर एक डेजलिंग लाइट दिखाई देने लगती है जो स्नोबॉल को पूरी तरीके से घेर लेती है और स्नोबॉल अपडेट हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है स्नोबॉल एडवांस हो चुका है रैंक 2 और लेवल 7 पर, जो कि ग्रोथ रेट उसकी 54% पहुंच चुकी है। यह देखकर भीड़ में हलचल मच जाती है। किसी ने हैरानी से पूछा ये रोशनी क्या है, तो किसी ने यहाँ पर तुरंत पहचान लिया ये अपग्रेड की पहचान है, ये इवॉल्व हो रहा है। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड में थे। बैटल के बीच अपग्रेड कैसे हो सकते हैं, ये तो होना चाहिए था जब लड़ाई खत्म हो जाती है। लिन इन सभी सवालों से बेपरवाह था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सैबर टूथ लॉयन की और इशारा करते हुए बोलता है कम ऑन शो मी योर स्ट्रेंथ। गुस्से से भरा सैबर टूथ लॉयन पूरी पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन स्नोबॉल ने तुरंत एक्सट्रीम कोल्ड आइस लॉक को एक्टिवेट किया। चमकती हुई फ्रॉस्ट चेन अचानक से लॉयन के चारों ओर लिपट जाती हैं और उसे हवा में ही रोक देती हैं। लॉयन ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आइसी चेन इतनी ज्यादा मजबूत होती हैं और उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती हैं। लिन ने तुरंत ही दूसरा हमला किया, आइस स्पाइक। अचानक आइस स्पाइक हवा में और सीधे सैबर टूथ लॉयन पर गिरने लगते हैं। उसके डिफेंड को चीरते हुए सैबर टूथ लॉयन ने बॉडी के अंदर घुसने लगते हैं। सैबर टूथ लॉयन काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाता है और स्ट्रगल करने की कोशिश करता है, लेकिन इन दी एंड वो मैदान के ऊपर गिर चुका था। वो हार जाता है। पूरी भीड़ चौंक जाती है और चारों ओर सिर्फ फुसफुसाहट है, बल्कि सभी लोग बातें करने लगते हैं ये किस तरह की स्किल थी, कैसे ये स्किल इतनी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। एक लो रैंक बीस्ट ने 3 अलग अलग स्किल को कैसे इस्तेमाल किया। एग्जामिनर ने भी पहली बार ये नजारा देखा था। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसने लिन की तरफ देखा और कहा मैं इस यंग बीस्ट टेमर लेकिन मैंने कई यंग बीस्ट टेमर देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कांग्रेचुलेशन लिन, तुम अब एक और जो सेकंड बीस्ट है उसी के साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हो। लिन ने सोचा अब कौन सा बीस्ट मुझे चुनना चाहिए। उसने फैसला किया कि भाई पेट शॉप जाकर अपने अग्नि पसंद को अच्छे से एनालाइज करेगा। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 200 अचीवमेंट पॉइंट मिल जाते हैं, साथ ही में एक स्पिरिट स्टोन। जैसे ही ट्रायल खत्म होता है लिन अपनी आंखें खोलता है। भाई रियल वर्ल्ड में आ चुका था। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब उसके कारनामे देखकर काफी ज्यादा शौक से उसे देख रहे थे। उसने क्लासमेट सवालों की बौछार करने लगते हैं, तुमने कैसे किया, स्नोबॉल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ग्वेन ने गुस्से में झूमते हुए तुरंत आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं जानती थी कि तुम ही जीतोगे। लिन थोड़ी देर चौंक जाता है फिर मुस्कुराने लगता है। एग्जामिनर भी तभी उसके पास आता है और कहता है लिन तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी, जिसके बाद वो उसे ऑफर देता है कि तुम्हें बीस्ट टाइमर बीस्ट मास्टर एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाना चाहिए। ग्वेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। लिन जानता था कि अगर वह इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे एकेडमी, एक्सपेंस, ट्यूशन, लिविंग कॉस्ट पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। उसे इन सभी चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन भाई जो ऑफर था उसका निर्णय लेना इतना आसान नहीं था और वो मन में सोचने लगता है यहाँ पर कोई भी जो फ्री लंच की जैसी होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज जैसे जो हिडन कॉस्ट के साथ में आती हैं। एग्जामिनर ने कहा। लिन ने पोलाइटली उसके जवाब को यहाँ पर मना कर देता है और कहता है मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है और ग्रेजुएशन के बाद ही वो अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेगा। इस फर्म रिस्पॉन्स को देखकर एग्जामिनर उसके आसपास के लोग स्टूडेंट जो मौजूद थे वो काफी ज्यादा स्टंड हो जाते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं। लिन ने मना करने के बाद एक स्टूडेंट जल्दी से आगे आकर पूछने लगता है एग्जामिनर से क्या वो उसकी जगह ले सकता है। एग्जामिनर उसे इग्नोर कर देता है और लिन के पास ही फोकस करता है। एग्जामिनर ने लिन की ग्रोथ को देखा था जो कि काफी ज्यादा रैपिड होती है और उसे एहसास हुआ कि फ्यूचर में लिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे ज्यादा बेनिफिट नेगोशिएट कर पाएगा। लिन का फर्म डिसीजन देखकर एग्जामिनर ज्यादा जोर नहीं देता, उसे बस इतना कहता है अगर तुम अपना माइंड फ्यूचर में चेंज कर लेते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जाने से पहले एग्जामिनर उसे अपना नाम भी बताता है, साथ ही में कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। एग्जामिनर के जाने के बाद लिन कॉन्फिडेंटली खड़ा रहता है। पास खड़ी ग्वेन उसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। उसके एक्सप्रेशन अनरीडेबल लग रहे थे। दोनों एकेडमी के कोर्टयार्ड से गुजर रहे थे। तभी
भी किसी की आवाज आती है जो उन्हें रोक लेती है। लिन और गोएन पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक लड़की एक्साइटेडली उनकी तरफ आ रही होती है। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो उसके नेबर क्लास से मौजूद है। वो दोनों लड़कियां गोएन की तरफ मुस्कुराकर लिन का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की मांग करती हैं। उनकी एक्साइटमेंट साफ झलक दिखाई दे रही थी। एक लड़की ने कॉन्फिडेंटली अपना फोन लिन के हाथ में थमा दिया और कहती है हमें एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। उसने बताया कि वो काफी ज्यादा लंबे समय से लिन को एडमायर करती है और ज्यादा टाइम साथ बिताने के लिए आशा रखती है। लिन ने कैजुअली मुस्कुराते हुए उसे माफी मांगी और कहा उन्हें इन चीजें में अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अभी करनी है। गोएन जो उसके पीछे खड़े हुई थी अपने हाथों को बंद करे हुए विजिबली हम देख पा रहे थे उसे काफी ज्यादा इससे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही लिन और गोएन वहाँ से निकलने लगते हैं, लड़की ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की। लिन ने बिना पीछे देखे तेजी से वहाँ से भाग निकल गया, जिससे गोएन की इरिटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ समय बाद हम लिन को ऑफिस में आने का मैसेज मिलता है। उसने फोन पर ग्लैंस किया और ऑफिस जाने का डिसाइड कर लिया। ऑफिस पहुंचकर उसने अंदर झांका और पूछा कि आपने मुझे बुलाया था। एक कॉन्फिडेंट और एलिगेंट महिला ने उसे ग्रीटिंग किया। वह अपनी चेयर पर झुकी हुई एमसी को देख रही थी। उसने बताया कि उसने सुना है कि लिन ने एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ट्रायल को पास कर लिया है। लिन थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, उसके एक्सप्रेशन ऑब्जर्व कर रहे थे इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता। जो औरत थी उसने अचानक से यहाँ पर एमसी को टाइटली हग कर लिया था और उसकी अचीवमेंट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेडली उसकी प्राइज करने लगती है। लिन को अपने पास्ट एक्सपीरियंस याद आने लगते हैं जब वो टेस्ट फेल होने की वजह से उसे इस मैडम ने काफी ज्यादा हार्श पनिशमेंट दी थी। उसकी इस एंथुसियाज्म को देखकर वो काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। कुछ देर बाद जो औरत थी उसने अपनी कंपोजर को ठीक करते हुए वो बताती है कि तुम्हें बुलाने का असली रीजन यह था कि उसने एक बुक निकाली, कहा कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिन ने उस बुक को क्यूरियसली एग्जामिन किया। टीचर ने उसे समझाया इसमें सोल आर्ट के एसेंशियल टेक्निक मौजूद हैं जो बीस्ट मास्टर के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हैं। उसने सलाह दी कि उसे अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि यह ट्रेनिंग का मैंडेटरी पार्ट होता है। सोल आर्ट बीस्ट मास्टर की एक प्राइमरी कॉम्बैट मेथड होती है उनकी पेट बीस्ट के अलावा। उसने समझाया विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन ने दिखाया गया है कि सोल आर्ट ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और टीचर को थैंक्स कहकर प्रैक्टिस करने के लिए निकल पड़ता है। टीचर ने उसे याद दिलाया कि अगर कोई गलती हो जाती है या फिर तुम्हें कोई सवाल होता है तो तुम वापस आकर मुझसे पूछ सकते हो। हम लिन को अपने रूम में बैठ कर देखते हैं। वो ध्यान से उस बुक को पढ़ते जा रहा था जिसमें सोल सीड नाम की टेक्निक पर फोकस किया जाता है। वो सोल पावर पर कंज्यूम कर फुल बॉडी प्रोटेक्टिव बैरियर बना सकती है। डिटरमाइन होकर उसने मेडिटेट करना चालू कर दिया और अपनी एनर्जी चैनल करते हुए पावरफुल ब्लू ऑरा को अपने चारों ओर बनाने लगता है। उसकी आई ग्लो करने लगती है और उसे सक्सेसफुली सोल सीड एक्टिवेट कर ली थी। उसे महसूस होता है कि उसने बेसिक जो थे इस टेक्निक के वो ग्रैप्स कर लिए हैं। यह देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि ज्यादा लोग इसे सीखने में डेज लगा देते हैं या पर कुछ लोगों को तो मंथ भी लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ उसने 10 मिनट में इसे मास्टर कर लिया था। उसकी 7-8 स्पीड फिजिक्स काफी एफिशिएंट साबित होती है। सिस्टम प्रॉम्प्ट से उसे सोल सीड अपग्रेड करने का ऑफर मिल जाता है जिसके लिए उसे 50 अचीवमेंट पॉइंट खर्च करने होंगे जो उसके लिए टोटल 350 पॉइंट में से थे, जिसे वो हंसते हुए कंफर्म कर देता है और उसका सिस्टम सोल्ड आर्ट को भी एनहेंस कर सकता है। वो इस बात से थोड़ा शॉक्ड भी लग रहा था और हम देखते हैं उसे सक्सेसफुली स्पिरिट गार्डियन टेक्निक को मास्टर करने के लिए 100 अचीवमेंट पॉइंट भी मिल जाते हैं जिससे उसके टोटल फंड 350 हो गए थे। इसके बाद वो सिस्टम ने उसे ऑप्शन दिया कि 50 पॉइंट खर्च कर वो स्पिरिट गार्डियन टेक्निक को अपग्रेड कर सकता है। लिन को यह जानकर खुशी होती है कि सिस्टम का अपग्रेड फीचर स्पिरिट टेक्निक पर भी अप्लाई किया जा सकता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ सकती है। लिन ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर चैलेंज के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए 100 अचीवमेंट पॉइंट को खर्च करने में ही समझदारी होगी। अपग्रेड के बाद स्पिरिट गार्डियन शील्ड का साइज बड़ा हो जाता है और वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथफुली मजबूत हो जाती है जिसने अब 3-4 लोग आसानी से आकर वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। सिस्टम ने लिन को बताया कि उसकी करंट स्पिरिट पावर 770 होती है और उसने कैलकुलेट किया कि 780 स्पिरिट पावर की मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वह स्पिरिट गार्डियन टेक्निक को 78 बार यूज कर सकता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अभी तक सिस्टम से मिले स्पिरिट स्टोन का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। स्टोन को एक्टिवेट करने के बाद उसकी स्पिरिट पावर 780 से 880 तक बूस्ट हो जाती है। अब लिन ने टीचर से मिले स्पिरिट टेक्निक बुक को एक्सप्लोर करना चालू कर देता है। उसने सोचा कि इतनी ज्यादा स्पिरिट पावर के साथ केवल प्रोटेक्टिव टेक्निक पर डिपेंड करना काफी ज्यादा वेस्टफुल होगा, इसलिए उसने 2 नई टेक्निक सीखने का प्लान बनाया। पहली टेक्निक स्पिरिट एरो थी जिसमें स्पिरिट एनर्जी को फिंगर पर गैदर कर एक एरो की तरह लॉन्च करना पड़ता था। दूसरी टेक्निक स्पिरिट इम्पैक्ट थी जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी को फिस्ट में जमा कर पंच के रूप में रिलीज किया जाता है। कुछ देर प्रैक्टिस के बाद लिन ने सक्सेसफुली स्पिरिट एरो को बॉल पर लॉन्च किया। सिस्टम ने कंफर्म किया कि वह टेक्निक को सीखने में केवल 10 स्पिरिट पावर कंज्यूम हुई। फिर उसने स्पिरिट इम्पैक्ट टेक्निक ट्राई की जिसमें उसकी फर्स्ट गोल्डन ह्यू में ग्लो करने लगती है और एनर्जी रिलीज करते ही बॉल पर एक बड़ा सा मार्क छोड़ देती है। सिस्टम ने उसे बताया इस टेक्निक को 30 स्पिरिट पावर कंज्यूम करने के बाद यूज किया जा सकता है। सिस्टम ने लिन को यहाँ पर 3 टेक्निक सीखने के लिए एक स्पिरिट रिफ्लेक्सिंग पोजन रिवॉर्ड के रूप में दे देता है। यह पोजन तुरंत ही उसकी सारी स्पिरिट पावर को रिस्टोर कर देता है। लिन ने डिसाइड
डिसाइड किया कि वह इस वैल्यूएबल पॉइजन को क्रूशियल मूवमेंट के लिए सेव करेगा। इसके बाद उसने अपने न्यूली एक्वायर्ड स्प्रेड टेक्निक स्प्रेड और एरो और स्प्रेड इम्पैक्ट को 100 अचीवमेंट पॉइंट खर्च करने के बाद लेवल 2 पर अपग्रेड कर देता है। अब उसके पास केवल 150 अचीवमेंट पॉइंट बचे हुए थे। अगले दिन लिन मिशन सेंटर तक जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, एक नया पेट बीस्ट खरीद सके। वह उसे यहाँ पर मनी मेकिंग मिशन की जो लिस्ट है उन्हें देखने लगता है, जिसमें बड़ी चैलेंजिंग और हाई रिवॉर्ड मिशन था, एलिमिनेशन डेथ रोल बीटल्स इन डेथ ट्रोल कैनियन। हालांकि यह सोलो मिशन नहीं था, सिस्टम ने उसे 3 टीममेट्स असाइन कर दिए थे। डेथ ट्रोल कैनियन में पहुंचने पर लिन की मुलाकात 3 लो लेवल बीस्ट टेमर से होती है, जियांग ली जो थोड़ा गुस्सेल था, जियांग मिंगशान जो खुद को टीम का लीडर मान रहा था, और बांगेन एक चीयरफुल लड़की जिसने लिन को वार्मली वेलकम किया था। टीम में अपनी अपनी रैंक 2 बीस्ट समन की है और मिशन साइट की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो कीनन के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, एक बड़े शॉम और डेथ रोल बीटल ने उन पर हमला कर दिया था। चैप्टर देखते हैं सभी ने अपने बीस्ट को समन कर लिया था। बैटल शुरू होने वाली थी। लिंडसे की ग्रुप क्यूरियोसिटी से भरी हुई होती है, टनल के आखिरी में क्या मिलने वाला है। वो कैजुअली टनल के अंदर जाते ही जा रहे थे, जिसमें योंग और जांग जिन लीड कर रहे होते हैं। वे अलर्ट रहते हैं, इससे सरप्राइज में कोई बीस्ट उनके ऊपर अटैक न करते, क्योंकि पूरी जगह बीस्ट की आवाज गूंजते जा रही थी। बहुत से स्ट्रेंज इंसेक्ट क्रिएचर उनके सामने अपीयर हो जाते हैं, जो डेंजर का सिग्नल था। इसी बीच जाओ मिंग जो डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा था, बिना हेजिटेशन के उसने ऑल आउट अटैक का ऑर्डर दे दिया। जियांग जिन ने इमीडिएटली अपने वाइल्ड राइनो जो उसका पेट बीस्ट था उसे समन कर लेता है और मैसिव क्रिएचर आगे चार्ज करने लगता है। जियांग जिन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करने लगता है और अपने बिंड कटर मिंटिस को भी समन कर लेता है। साथ ही में ग्रीन इंसेक्ट अपने शार्प ब्लेड के साथ ही एनिमीज को टुकड़ों में काटने लगता है। योन ने भी अपने बेनमेनस बास्ट को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे दिया। वो सीधे एनिमी पर अपने ओवरवेलमिंग पावर के साथ अटैक कर देती है। उसके टेरर बीस के बेमेनम स्ट्रिंजर एक गोली की तरह लॉन्च हो रहे थे, जबकि जियांग जिन का बाइल कटर मिंटस बाकी सभी हुए एनिमीज को एफर्टलेसली तरीके से काटते जा रहा था। बैटलफील्ड हम देखते हैं, जो सारे बीटल्स थे वो पूरी तरीके से मारे जा चुके थे और बैटलफील्ड उन्हीं से भर जा चुकी थी। जियांग जिन ने कॉन्फिडेंटली एक स्माइल दी और लिंडशिप की तरफ देखने लगता है और मुड़ते हुए कहने लगता है कि वो लोग कितने ज्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। योन ने भी एक छोटी सी स्माइल दी और कहा कि रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखे, बल्कि इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए तुम्हें समझ लेना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वो रिलैक्स कर पाते हैं, इंसेक्ट का जो झुंड होता है वो फिर से मूव करने लगता है और इंसेक्ट वापस अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। लिंडसे ने फाइट को ऑब्जर्व करते हुए नोट किया कि उनके अटैक्स का बेयरली उन इंसेक्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो पा रहा है और रियल थ्रेट तो अभी आना बाकी है। अचानक एक लाउड आवाज पूरी केव में घूमने लगती है और इंसेक्ट का एक और बड़ा वेव जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और पावरफुल था, पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर रश करने लगता है और इमर्ज हो जाता है। योन सडनली बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ जाता है और अचानक से कहने लगता है ये क्या है। डार्क एनर्जी पूरे बैटलफील्ड में बेड पर फैल जाती है और इंसेक्ट पूरी तरीके से एक टेरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने लगते हैं। हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। म्यूटेटेड इंसेक्ट का एक नया वेव उनकी तरफ चार्ज होने वाला था। जियांग जिन का विंड कटर मिंटस, योन का टेरर भी और जियांग जिन का वाइल्ड राइनो बैटल के लिए तैयार हो चुके थे। जियांग की आंखें पूरी तरीके से फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि टनल के अंदर से एक इंसेक्ट बाहर आ चुका है। उसने क्योंकि रियलाइज किया कि वो कुछ डिफरेंट लग रहा है, मानो वे रीइंफोर्समेंट को बुला रहे हो। लिंडसे अभी भी पूरी तरीके से शांत था और देखते जा रहा था। वो क्वेश्चन करने लगता है क्या वहाँ और भी ज्यादा लार्ज और स्ट्रेंगर बीटल किंग हो सकता है जो कि डीपर पार्ट में छुपा हुआ सो सकता है। इसी बीच जियांग जिन का जो वाइल्ड राइनो था वो उस भीड़ के ग्रुप में चार्ज करने लगता है, लेकिन म्यूटेटेड इंसेक्ट ने उसे ओवरवेल्म कर दिया। वो बड़ी आसानी से उस राइनो को अपने जाल में फंसा लेते हैं। उनमें से एक ने अपने फैंग बीस्ट के अंदर गपाने लगता है और जिस कारण से राइनो को ब्लड निकलने लगता है। यह देखते हुए कि वो कितने ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं, म्यूटेटेड इंसेक्ट ने जियांग जिन के बिंड कटर मिंटस और यहाँ पर योन के टेरर बी को भी पिन डाउन कर लिया होता है। अब जो बीस्ट थे उन सभी के पेट बीस्ट वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। जाओ मिंगजिंग ने अपने वाइल्ड बीस्ट को रिट्रीट करने के लिए कहा, जबकि जियांग जिन डेस्परेटली अपने पेट को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, डरते हुए कि उनके पेट बीस्ट यहाँ पर मारे न जाएं। लेकिन लिंडसे ने एक्सप्लेन किया कि बैटल ने प्रीवियस साउंड वेव्स जो निकली थी वो एक पैरालाइजिंग इफेक्ट का काम करती है और अब उनके जो पेट बीट्स हैं उनकी कमांड को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। यह सुनकर योन पूरी तरीके से शॉक के कारण फ्रोजन हो जाता है और अपने हेड को पकड़ लेता है और रियलाइज करते हुए कहता है कि उसका टेरर भी कम्प्लीटली वेनरेबल था। आखिरकार उसे फियर ने कैसे जकड़ लिया है और वह अपने पेट को कैसे सेव कर पाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जियांग जिन फ्यूरियस होकर लिंडसे की कॉलर को पकड़ लेता है और कहने लगता है आखिरकार तुम्हें इस चीज को पहले ही पता था तो तुमने पहले हमें वार्न क्यों नहीं किया। उसका फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग पे हावी होता जा रहा था। उसने लिंडसे को ब्लेम किया और बस वॉच करता ही रहा, लेकिन लिंडसे काम था और पॉइंट आउट किया कि यह रियल प्रॉब्लम नहीं है, उनके बीच से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन्हें उनके सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए। हम देखते हैं इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, ग्राउंड जो था पूरी तरीके से कांपने लगता है और डेप्थ से
और भी ज्यादा म्यूटेटेड बेटल्स एक एक कर झुंड में बाहर निकलने लगते हैं। एनिमीज के इतने ज्यादा नंबर को देखने के बाद जाओ मिंगजिन ने क्विकली सभी को कहा कि उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए और मिंगजिन डेंजर को रियलाइज करते हुए सबसे पहले भागते हुए चिल्लाने लगता है कि हमें यहाँ पर भागना चाहिए। वो पैनिक जो सिचुएशन थी सभी के अंदर फैल चुकी थी और उसने मिशन को कर्ज किया। वो रियलाइज करते हैं कि ये उनके एक्सपेक्टेड डेंजर लेवल से कहीं ज्यादा डेंजरस था। बिना हेजिटेशन के वह मुड़ जाता है और तुरंत ही भागने लगता है, दूसरों को पीछे छोड़ते हुए। वो सबसे आगे भागे जा रहा था। म्यूटेटेड बीटल्स उनका पीछा करने लगते हैं और उनके शार्प लेग ग्राउंड को काटते हुए आगे बढ़ जाती हैं। जैसे ही वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, एक एक्सप्लोजन उसके पीछे हो जाता है और फोर्स ने उनकी काफी ज्यादा घबरा दिया था। उनकी आंखें फियर से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और कुछ और भी डेंजरस आ रहा था, जैसे कि झुंड के अंदर काफी ज्यादा ओवरवेल्म करने वाला एक और क्रिएचर हो। लेकिन लिंडसे अभी भी शांत था। एक ग्लोइंग बैरियर ग्रुप ने उनके आजू बाजू एक फॉर्म हो चुका था और इनकमिंग अटैक उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि एमसी ने उन्हें शील्ड कर दिया था। जियांग जिन अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार वो क्या देख रहा है। वो रिकॉग्नाइज करते हुए कहने लगता है, ये तो एक सोल आर्ट है, एक टेक्निक जो कि केवल बीस्ट एकेडमी के स्टूडेंट को आनी चाहिए। लेकिन वो शॉक्ड होकर कहने लगता है कि आखिरकार एक हाई स्कूलर जो कि लिंड से है उस जैसे एक एडवांस टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। लिंजेंड ने उसके क्वेश्चन को डिसमिस कर दिया और कहा कि बस वे उनके पीछे रहें और उसे यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को हराते हुए देखें, उन्हें कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद उसने अपने आइस क्रिस्टल स्पिरिट को समन कर लिया। जाओ मिंगजिन और योंग डिस्बिलीव में उसे घूरने लगते हैं और उन्होंने ऐसा जो बीच था पहले कभी भी नहीं देखा था, जबकि दूसरे स्टिल अभी भी यहाँ पर सदमे में खड़ा हुआ था। लिंडसे ने एनिमी को रियलाइज किया और एनालाइज करने लगता है। बीटल्स अपने नंबर के बावजूद रैंक 1 स्टेज 7 से ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिन्होंने उसे मैनेजेबल बनाया। वो सोचने लगता है कि मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ। हालांकि उनके जो अटैक्स थे और उनका नंबर्स थे वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। दूसरों के पास फाइट बैक करने का कोई चांस भी मौजूद नहीं था। एक कॉन्फिडेंस मतलब स्माइल के साथ लिंडजेन ने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील करने की सोचने लगा। दूसरे के विपरीत उसका जो आइस एलिमेंट क्रिस्टल था वो एक रैंक 3 बीच था, जिसमें बहुत ही ज्यादा लंबे एरिया को अटैक करने की भी एबिलिटी होती है। जैसे ही उसने अपना हैंड राइज किया, उसके बीस्ट ने एक्सट्रीम कोल्ड वेव एक्टिवेट कर दिया और एक चिलिंग वेव ऑफ आइस वहां पर रिलीज होने लगती है, जो पूरे बैटलफील्ड में फैल जाती है। इंसेक्ट जो वहां पर घूम रहे होते हैं वो इंस्टेंटली वहां पर फ्रीज हो जाते हैं और ओवरवॉल्मिंग होर्ड एक आइसी ग्रेव में बदल जाता है। लिंडसे ने उनके सभी टीममेट को पूरी तरीके से स्टन कर दिया था। वो उसे देखते ही जा रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैजुअली उन्हें रिमाइंड किया कि अगर वो अपने जो रिवॉर्ड्स हैं उन्हें अबंडन करने के लिए तैयार हैं, तो वो अपने पेट बीस्ट को रिट्राइव करने का चांस अभी भी ले सकता है। जाओ मिंग और जेंगजिन और यूजियोन हेजिटेट करने लगते हैं। उनकी सिचुएशन अब काफी ज्यादा पेनफुली क्लियर हो जाती है। जाओ मिंगजिन ओवरवेल्म होकर सरेंडर कर देता है और सेफ पैसेज के लिए एक्सचेंज करने के लिए अपने सारे रिवॉर्ड को एक्सचेंज करने के लिए मान जाता है। उसने कसम खाई कि वो अपने बीस्ट को रिट्राइव करने के बदले पीसफुल उस सभी रिवॉर्ड्स को देने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से चला जाएगा। इससे पहले कि कोई रिस्पॉन्स आता, जियांगजिन आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है, काफी ज्यादा गुस्से में था लिंडसे, अभी भी उन्हें प्रेशर और उन्हें थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है। डोमेन्स प्रूव करने के बावजूद उन्हें मॉक करते हुए क्वेश्चन किया, क्या लिंडसे सोचता है कि वो एक लेजेंडरी स्टूडेंट है जिसने इम्पॉसिबल ट्रायल को भी पास कर लिया था। लिंडसे के एक्सप्रेशन अभी भी काम रहते हैं, लेकिन ब्रूक कहता है वो भी बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म किया और योन के सिचुएशन प्रोसेस किया और रियलाइज किया कि उसकी सस्पिशियस बिल्कुल भी सही थी। लिंडसे जैसे किसी के पास इतनी पावर होना एक रेगुलर स्टूडेंट के समझ से बिल्कुल बाहर है। उसने क्विकली अपनी अप्रोच चेंज किया और अर्जेंटली लिंडसे से उसके बीस्ट को रेस्क्यू करने के लिए कहने लगती है। जियांगजिन स्टिल फ्यूरियस था और लिंडसे की जो स्ट्रेंथ होती है उस पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने डिमांड किया कि वो उनके बीस्ट को तुरंत ही रिलीज कर दे ताकि वो अपने पेट को वापस लेकर वहां से जा सकें, इससे पहले कि उन्हें कुछ और पता चलता। जाओ मिंगजिन ने सडनली उन्हें स्ट्राइक किया और ग्राउंड पर गिरा देता है। उसने जियांगजिन को उसकी एरोगेंस के लिए बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और क्लियर किया कि लिंडसे की पावर अनडिनाइबल है और तुम्हें किस प्रूफ की जरूरत है। योन अभी भी देखते जा रही थी। जाओ मिंगजिन ने एडमिट किया कि उन्हें लिंडसे को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उनकी स्ट्रेंथ पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए, इसलिए उसे कोई भी प्रूफ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं जो फ्रोजन बीस्ट आइस में ट्रैप्ड हुए थे और जो चिलिंग एलर्जी थी वो धीरे धीरे फैलने के साथ कंडीशन उसकी बिगड़ती ही जा रही थी। लिंडसे ने फ्रोजन बीस्ट को ऑब्जर्व किया और नोटिस किया कि उनका समय जाता जा रहा है, स्किल का इफेक्ट खत्म होने वाला है। उसने सभी को वार्न किया कि वो क्विकली अपने पेस्ट को रिट्राइव कर सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं, इससे पहले कि उनके जो बीस्ट है वो पूरी तरीके से मारा जाए। लिंडसे अभी भी टॉप पर खड़ा हुआ पूरी आइसी बैटलफील्ड के ऊपर सभी चीज को देखे जा रहा था और स्नोबॉल के साथ नीचे फंसे हुए फ्रोजन क्रिएचर को देख रहा था। अंधेरे में एक ओमनिपियस प्रेजेंस उन्हें महसूस होने लगती है। जियांगजिन जो अभी भी ग्राउंड पर पड़ा हुआ था लिंडसे को क्लोजली वॉच करते जा रहा था और उसके चेहरे पर एक सस्पिशियस झलक दिखाई दे रही थी। उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्या सच में लिंडसे बिना किसी हेजिटेशन के
उस जगह जाने की प्लानिंग कर रहा है। लिंडसे ने दूसरों को क्विकली एक्ट करने के इंस्ट्रक्शन दिया और कहा कि तुम लोगों को चला जाना चाहिए, और फिर स्नोबॉल के साथ वो उस पिट में नीचे कूद जाता है। वो एक डार्क अंडरग्राउंड स्पेस में उतर चुका था। चारों तरफ वॉइड ही वॉइड नजर आ रहा था। उसे यहाँ पर सिर्फ ब्लैक एनर्जी के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लिंडसे की एनहेंस फिजिकल की वजह से वो एक पिच ब्लैंक सराउंड में भी क्लियरली देखने लगता है, और जैसे ही वो एक डीपर पार्ट में जाने लगता है, अंधेरे में ग्लोइंग आइज और जो मिस्टीरियस क्रिएचर थे और उनका झुंड था वो उन्हें दिखाई देने लगता है, जो उसके सामने अपीयर हो जाते हैं। और उनके नंबर को देखने के कारण एमसी कहता है ये क्वांटिटी कहीं ज्यादा मौजूद है, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के लिंडसे ने एक स्पिरिचुअल बैरियर एक्टिवेट कर लिया है, जिससे भाई और स्नोबॉल सेफ रह सके। जैसे ही क्रिएचर ने उनके ऊपर अटैक किया, लिंडसे ने इंस्टेंटली काउंटर किया और एक पावरफुल स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को रिलीज कर देता है, जिससे वो सभी जो बीटल्स होते हैं वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं। एक के बाद एक मॉन्स्टर उन्हें रेस्टलेसली अटैक करने लगते हैं, लेकिन बैटल अभी अभी तो शुरू हुई थी। ग्लोइंग आई वाले क्रिएचर एक एक करके उनका पूरा झुंड था जो एमसी की तरफ अटैक करने लगता है। उनकी शेयर नंबर उन्हें ओवरवेल्म करने लगते हैं। उन्होंने क्विकली एक जो आइस बैरियर एक्टिवेट किया था उसमें से अटैक ब्लॉक हो जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे क्रिएचर शील्ड के ऊपर अटैक करने लगते हैं, शील्ड पर क्रैक बनने लगते हैं। बैरियर को मेंटेन करना उसकी एनर्जी को तेजी से ड्रेन करते जा रहा था। यह रियलाइज करते हुए उसे डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है, लिंडसे ने अपने प्रोग्रेस को रिकॉल किया। उसके पास अभी भी कुछ ऑप्शंस मौजूद थे। तभी उसके सामने एक न्यू सिस्टम अपीयर मतलब कि प्रॉम्प्ट अपीयर हो जाता है, जिसमें आइस शील्ड और फ्रॉस्ट नोवा एबिलिटी का ऑप्शन था। ये स्किल बैटल की टाइड को टर्न कर सकते हैं। लिंडसे ने अपने रिमेनिंग अचीवमेंट पॉइंट चेक किए, जो कि 150 होते हैं, जो उसके लिए काफी थे। स्नोबॉल ने अपने न्यूली एक्वायर स्किल को एक्टिवेट कर दिया और उसका पूरा बॉडी आइसी एनर्जी से चमकने लगता है। उसकी एवोल्यूशन ने आइस शील्ड और फ्रॉस्ट नोवा जैसी पावरफुल एबिलिटी दी थी। आइस शील्ड की वजह से वह लिंडसे की प्रोटेक्शन पर डिपेंड नहीं रहती थी, और फ्रॉस्ट नोवा एक डिवास्टेटिंग एरिया वाइड अटैक कर सकती थी, जो ओवरवॉल्विंग एनर्जी को एक साथ क्लियर करने के लिए परफेक्ट थी। हालांकि लिंडसे ने नोटिस किया कि उनकी मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए फ्रॉस्ट नोवा को सराउंडिंग आइस एनर्जी कलेक्ट करने की जरूरत है, जो एक्सट्रीम कोल्ड डेमोन के साथ आइडियल कॉम्बिनेशन बैठा सकता है। लिंडसे ने स्नोबॉल को अपनी पावर अनलिस्ट करने का कमांड दे दिया और एक आइसी ग्लो के साथ उसने फ्रॉस्ट नोवा को एक्टिवेट कर दिया, और आइस के जो श्रेड थे सभी डायरेक्शन में फैलने लगते हैं। जो क्रिएचर उनकी तरफ चार्ज कर रहे थे वो इंस्टेंटली जम जाते हैं, और उनकी मूवमेंट पूरी तरीके से जम चुकी थी। उनकी बॉडी पर क्रैक्स फैल गए और आइसी फ्रेगमेंट टूटने लगते हैं। सभी बीच एक एक कर मारे जाने लगते हैं। स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर खड़े होकर लिंडसे ने एंश्योर किया कि एरिया आइस एनर्जी में पूरी तरीके से बढ़ चुका है, और अब फुल्ली चार्ज होने के बाद स्नोबॉल ने रिमेनिंग एनर्जी को गैदर किया और अपनी डिवास्टेटिंग फाइनल स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो जाती है। एक लास्ट कमांड के साथ उसने फ्रॉस्ट नोवा को फुल पावर में अनलीज किया और पूरे बैटलफील्ड को ब्लिजार्ड डिस्ट्रक्शन में तब्दील कर दिया था। स्नोबॉल ने इमेंस अमाउंट ऑफ आइस एनर्जी को गैदर किया और उसकी फिंगर टिप्स पर एक ग्लोइंग स्नोबॉल फॉर्म हो जाती है, और एक हैंड मूवमेंट के साथ उसने फ्रॉस्ट नोवा लॉन्च कर दिया और आइस की एक पावरफुल सर्ज पूरे बैटलफील्ड में बैठने लगती है। और फ्रोजन वेव ने पूरे जो क्रिएचर के झुंड थे उन्हें पूरी तरीके से जमा दिया था। उनके बॉडीज फ्रीज होकर काफी ज्यादा टुकड़ों में टूटकर गिरने लगते हैं। लिंडसे ने उन बॉडीज को मरने के बाद उन सबकी को देखा, तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ जिसने बताया कि तुमने 50 आर्मर्ड इंसेक्ट एलिमिनेट कर दिया है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बताता है कि जो डिवास्टेटिव अटैक पावर है, इसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, जिससे वो एको को नॉलेज करता है, ताकि यहाँ तक कि क्रिएचर की डिफेंस को भी इसने विथस्टैंड नहीं कर पाई थी। लिंडसे को स्नोबॉल की स्टेटस चेक की, वह स्टेज 2 ऑफ टियर 3 में एडवांस हो चुकी थी और उसकी ग्रोथ रेट 89% की थी, और एक और पुश और वह अपनी नेक्स्ट एवोल्यूशन स्नो मैडन तक पहुंची जा सकती है। सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हुए लिंडसे को रियलाइज हुआ कि इन क्रिएचर के साथ बैटल करने में उसकी पेट को एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं और वो वहाँ पर लेवल अप भी कर सकती है। हालांकि प्रोग्रेस काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन एनिमीज के नंबर भी काफी ज्यादा हैं और वो उसकी ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा आइडियल प्लेस हो सकती है। स्नोबॉल के एवोल्यूशन के बर्ज होने के साथ ही लिंडसे ने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, लेकिन तभी केप के एक डीपर हिस्से में एक काफी ज्यादा जोर से साउंड सुनाई देती है। वह और स्नोबॉल दोनों ही तुरंत अचानक से उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। केप के अंदर से एक आर्मर्ड इंसेक्ट इमर्ज होने लगता है। उसकी ग्लोइंग आइज लिंडसे और स्नोबॉल पर फिक्स्ड होती हैं। पहले के मुकाबले ये एक क्रिएचर इंफॉर्मेशन में मूव कर रहे थे और उनकी एग्रेसिव जो मूवमेंट होती है वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव होती है। लिंडसे ने एक छोटी सी स्माइल दी और रियलाइज किया कि इन सभी जो झुंड है इनका किंग इनके पास ही में होना चाहिए। इसी बीच केप के बाहर जोआन, जाओ और जियांग जिन अपने अर्लियर डिफीट से रिकवर करने की वजह से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अभी भी अपनी ब्रीथ कैच कर रहे होते हैं। योन ने इंसिस्ट किया कि उन्हें मिशन के डेंजर को इमीडिएटली रिपोर्ट कर देना चाहिए, अगर वो डिले करेंगे तो लिंड से सीरियस ट्रेवल में पड़ सकता है। जियांग जिन जो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड था, उसने लिंडजेन की सिचुएशन को डिसमिस कर दिया। उसने इंसिस्ट किया कि लिंडसे के बारे में बरी करने के लिए हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर लिंडसे ने डीपर डेंजर में जाने के लिए चूज किया है तो यह उसकी अपनी प्रॉब्लम है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इससे पहले कि भाई और कुछ और कह पाता, जियांग मिंगजिन
ने उसे एक स्ट्राइक में डाउन कर दिया और उसकी यहाँ पर बकवास को कट ऑफ कर दिया। बिना किसी हेजिटेशन के जाओ मिंग ने आगे बढ़ा और लिंडसे को अबोंडन करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। इसी बीच मिशन साइट के पास हम एक और न्यू मैन को देखते हैं जो वहाँ पर अपीयर हो जाता है, लाउडा, एक ब्रॉन्ज रैंक का बीच टीमर। उसने एरिया को सर्वे किया और एक कॉन्फिडेंस हंसी के साथ ऑनगोइंग बैटलफील्ड में यहाँ पर इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हो जाता है। वो उनसे कहता है कि यहीं पर मुझे जाना था और वो लोग मतलब कि वो बंदा उन लोगों से इस डंजन के बारे में पूछने लगता है। लेकिन यहीं पर इस वीडियो को एंड हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।